कल जम्मू कश्मीर की राजनीति में कशमकश जारी रही और इस बीच एक बड़ा फैसला सामने आया। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया कि पार्टी के सभी विधायक संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका मुख्य मुद्दा जम्मू कश्मीर के लिए संवैधानिक गारंटियों की बहाली और पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाना होगा। पार्टी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि इस प्रस्ताव को सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड बहाल करना हमारा अधिकार है और जो विशेष दर्जा हमसे छीना गया है उसकी बहाली के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की सदारत में लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग जिसमें ऑनरेबल एमपीज और सब एमएलए और एलाइज के थे, बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ। बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर रिव्यू हुआ। प्रोग्रेस इस गवर्नमेंट का उसके ऊपर बात हुई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो स्पेशल स्टेटस के बारे में उसके बारे में बात हुई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक फैसला किया है कि मॉनसून के पहले दिन दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लेजिस्लेचर पार्टी है वो पार्लियामेंट के पहले सेशन में पहले दिन में वहाँ एक मॉनसून सेशन में प्रोटेस्ट करेगी जंतर मंतर, या हम डिसाइड करेंगे किस जगह। ये लेजिस्लेचर पार्टी ने डिसाइड किया है कि पहले दिन जो मॉनसून का होगा सेशन उस दिन हम दिल्ली जाकर स्टेटहुड की मांग के लिए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है उसके लिए मांग के लिए हम वहां जाएंगे। उसके अलावा जो बाकी इश्यूज है हमारी, चाहे वो ड्रग अब्यूज है, चाहे वो अल्कोहल का इशू है, चाहे बाकी भी इश्यूज है, डेवलपमेंट इश्यूज जो हो रहा है, चाहे वो जम्मू है, कश्मीर है, पीर पंजाल है, चिनाब है, उन सब इश्यूज पे डिस्कशन हुआ, थ्रेडबेयर डिस्कशन हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े पेशेंटली हर कोई बात सुनी और अब ये फैसला हुआ है कि बाकी इश्यूज के साथ साथ हम मॉनसून सेशन के पहले दिन दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करेंगे हमारे जो गारंटीज है उस स्टेटहुड के। तो मॉनसून सेशन के पहले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम विधायक पहुंचेंगे दिल्ली और जंतर मंतर पर या जो भी जगह मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है। यहाँ को उठाया जाएगा, स्टेटहुड रिस्टोर करने को लेकर आवाज उठाई जाएगी और तमाम नेताओं का कहना यह है कि स्टेटहुड हमारा अधिकार है और स्टेटहुड की बहाली के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का अधिकार है। तो कल जम्मू कश्मीर की राजनीतिक जो जारी कशमकश थी उसके बीच में एक बड़ा फैसला सामने आया जिसमें श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह ऐलान किया कि पार्टी के सभी विधायक संसद के आगामी मॉनसून सेशन के दौरान दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे और उनका मेन एजेंडा क्या होगा? जम्मू कश्मीर के लिए संवैधानिक गारंटियों की बहाली और पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाना। पार्टी प्रवक्ता तनवीर सादिक को आप सुन रहे थे कि इस प्रस्ताव को सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी समीर भट्ट जुड़ गए हैं, साथ साथ आबिद भी हमारे साथ। फिलहाल आबिद नहीं है हमारे साथ, लेकिन समीर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। समीर, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर क्या अपडेट है? लेकिन उससे बड़ा सवाल मेरा ये भी है क्योंकि स्टेटहुड का मुद्दा तो कांग्रेस का भी है, तो क्या कांग्रेस को इन्विटेशन होगा इस प्रोटेस्ट में? देखिए, जो फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो लग रहा है कि कांग्रेस को ये लोग ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं और कांग्रेस को लगता नहीं है कि इनविटेशन मिलेगी, क्योंकि जब कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसमें शामिल नहीं हुई थी। लेकिन अब लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ये दिखाना चाहती है कि वो किसी से पीछे नहीं है और उसने स्टेटहुड के इशू को नहीं भूले हैं या उसके पीछे हटे नहीं है। अब कांग्रेस को इन्विटेशन दी जाती है नहीं दी जाती है, लेकिन वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि उसमें अभी टाइम है। लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दिखाना चाहती है, वो एक ऐसी पार्टी के तौर पर अपने आप को दिखाना चाहती है कि वो क्योंकि उस पर जो इल्जाम लग रहे थे, उस पर जो एलिगेशंस लग रही थी कि उसने स्टेटहुड के इशू को भूल गई है, वो बीजेपी के सामने वो सरेंडर कर चुकी है। तो कल जो मीटिंग हुई, एक पोस्चरिंग करने की कोशिश की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की कि नहीं, हमारा जो अपोजिशन हम पे एलिगेशंस लगा रही है वो सही नहीं है, अब हम आर या पार करने की
जो है कोशिश में है, या अब हम रेडी है, तैयार हैं। और आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले टनमर्ग में भी कहा था कि ईद के बाद बादल फटेंगे। तो ये लग रहा है कि यही इशारा था कि अब स्टेटहुड का इशू, क्योंकि स्टेटहुड का इशू नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस स्टेटहुड के इशू पे तो लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन वो एलिगेशन लगा रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए चुप है क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया है मोदी सरकार के सामने। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दिखाना चाहती है कि ये इल्जाम गलत है, और दूसरा वो स्टेटहुड के इशू को उठा के कहीं ना कहीं दबाव डालना चाहती है, और इसीलिए पार्लियामेंट के सामने या दिल्ली में कहीं पे भी उस मेन्यू को अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। उसके जरिए वो कहीं ना कहीं अपनी एक जो है अपनी छाप छोड़ना चाहती है, अपनी पोस्चरिंग करना चाहती है। लेकिन कहते हैं कि सियासत में आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। फिलहाल जो खबरें हैं, समीर आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन जिस तरीके से ये हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टेटहुड का मुद्दा ज्यादातर पार्टियों का मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो, चाहे अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आरोप इस बात के लेकर लगाए जा रहे हैं, आवाम की ओर से भी ये सवाल उठाए गए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बजाय के असल में मुद्दे पर फोकस करने के पोस्चरिंग, जैसा कि आप वर्ड भी यूज कर रहे थे, विपक्ष को समझाने में या कांग्रेस पार्टी को कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर वास्तव में ये चाहते तो तमाम पार्टियां एक होकर लड़ाई लड़ती इस मुद्दे को लेकर। किसको प्रूव करना चाह रहे हैं? सवाल ये उठाया जा रहा है। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ा जो हैरानी की बात जो रही, क्योंकि उमर अब्दुल्ला खुद कह रहे थे कि वो थोड़ा टाइम देना चाहते हैं सेंटर को। वो कह रहे थे कि मैं कभी पहले ही सड़कों पे नहीं आना चाहता हूं, मैं सरकार को, केंद्रीय सरकार को थोड़ा टाइम देना चाहता हूं। तो इसीलिए लगता है कि वो तकरीबन 1.5 साल उन्होंने इंतजार किया, और इस इंतजार में उन्होंने कई बार प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, होम मिनिस्टर से भी मिले, लेकिन जब उनको लगा कि उस पर कोई बात हो नहीं रही है, और ऊपर से दबाव सिर्फ न सिर्फ कांग्रेस का, न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का, बल्कि आम लोग भी अब ये मान रहे हैं कि डुअल पावर सिस्टम की वजह से उनके काम नहीं हो रहे, कंफ्यूजन है, ब्यूरोक्रेसी में कंफ्यूजन है। और मिनिस्टर भी खुद मानते हैं कि उनके पास, उनको पता ही नहीं है कि किस चीज पे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लगता है कि उसकी जो गिरती हुई साख्त है, उसका जो एक जनाधार है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि जो उनके पोल प्रोमिसेस थे वो भी फुल नहीं हो रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट हो, गैस देने का वादा हो, एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त देने का हो, या बिजली मुफ्त देने का हो, रिजर्वेशन इशू पे कुछ नहीं हुआ, डेली वेजर्स के इशू पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो जो मोटा मोटा जो पोल प्रोमिसेस हैं उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मानती है कि अगर अभी ये लड़ाई दिल्ली जाकर नहीं लड़ी तो उनको बहुत ग्राउंड लॉस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बाकी पार्टियों को ये न्योता देंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कुछ ही दिनों पहले एक लेटर लिखी है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए जम्मू कश्मीर की। ये बात ठीक कह रहे हैं समीर, और मेरा अगला पॉइंट यही था, मैं इसी पॉइंट पर आने वाली थी। पहले तो स्थानीय स्तर पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से लड़ाई लड़ी जा रही थी, और अब दिल्ली जाना, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना। और क्या ये लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस को एकजुट करके इसे अब बड़ा और राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाह रही है? देखना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या इनविटेशन देती है बाकी पार्टीज को। अगर वो देती है तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज का रहेगा, क्योंकि देखिए बीजेपी तो उनकी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी अपनी उनकी लाइन साफ है कि स्टेटहुड तब तक नहीं आएगा जब तक कि जम्मू कश्मीर से पूरा सेपरेटिज्म और अलगाववाद जो है खत्म नहीं होता। तो बीजेपी उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होगी। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा, जो सबसे दिलचस्प बात होगी, जो सबसे जिस पर इंतजार करना पड़ेगा, वो है कि क्या बीजेपी को छोड़ के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे पीडीपी है, कांग्रेस है, सज्जाद लोन वाली पार्टी है, अल्ताफ बुखारी वाली पार्टी है, शिवसेना है, बाकी जो छोटी पार्टीज हैं, क्या उनको भी न्योता मिलेगा इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने का, इस प्रोटेस्ट का भाग बनने का? क्योंकि अगर बड़ी संख्या में एमएलए वहां जाएंगे तो तभी एक बड़ा दबाव बन सकता है। लेकिन वो अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी टाइम है इसमें। मॉनसून सत्र जब शुरू होगा उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या स्ट्रेटेजी लेकर जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इसको मजाक उड़ा रही है, बीजेपी मजाक उड़ा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस नए दावे का, और कह रही है कि देखिए ये लोग जो है ये डायरेक्शनलेस हैं, जो एक तरह से जो सरकार है वो फेल है, हर मोर्चे पे फेल है। और अब जाके अब ये, और सिर्फ बीजेपी नहीं है समीर, बाकी पार्टियां तो एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं, दोहरे मापदंड की बात कर रही हैं, कह रही है अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर के बीरवाह के विधायक
डॉक्टर शफी अहमद वानी ने टाउन हॉल में जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग पीएचई विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और पेयजल आपूर्ति और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जल आपूर्ति योजनाओं को समय पर पूरा करने और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा हुई। डॉक्टर वानी ने लोगों से प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने और जल संरक्षण में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सुरक्षित और स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। हमारी एक ये सिलसिला चल रहा है, हर एक डिपार्टमेंट के अफसरान और हमारी जो जिम्मेदार बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हम बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स है क्या प्रॉब्लम्स है और अफसरान साहब से हम फीडबैक है। आज जो मीटिंग थी पीएचई बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, पानी का पीने के पानी का ताल्लुक जो है ना, उसी सिलसिले में आज मीटिंग थी। मुद्दा और मकसद यही है कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको उनसे बैठ के अवाम में बैठ के अफसरान और मैं लोगों का एक खिदमतगार हूँ, हम बैठ के इन मसाइल का हल। गिरवाह के रतसुन क्षेत्र में पीएचई विभाग ने पेयजल के अवैध इस्तेमाल और पानी की चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। जांच के दौरान कई अवैध मोटर पंप और सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जा रही बिना अनुमति वाली पाइपलाइन पकड़ी गई। विभाग ने कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया। अधिकारियों ने कहा कि पेयजल केवल घरेलू उपयोग के लिए है और उसके गलत इस्तेमाल से अन्य उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। साथ ही विभाग ने लोगों से पानी का जिम्मेदारी से उपयोग करने और अवैध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की। मुनीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुनीर, डिटेल में बताएं क्या अपडेट है। देखिए, ये जिस तरीके से भीड़वा की हम बात करते हैं, एक तो पानी की क्योंकि जब गर्मी बढ़ जाती है तो पानी की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। तो इसी के चलते जो भीड़वा इलाका है, मुख्तलिफ इलाकों में पानी के जो प्रॉब्लम्स है वो अब दरपेश हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में एमएलए भीड़वा ने भी जब मीटिंग की है पीएचई विभाग के साथ, उन्होंने वाजिया कर दिया है लोगों को, क्योंकि जो नेचुरल स्प्रिंग्स है, यानी चश्मे जो है मुख्तलिफ जगहों पे, वो अगर खुश्क हो रहे हैं या आलूदा गंदगी डालने की वजह से जब वो आलूदा होते हैं, तो उन्होंने वाजिया कर दिया लोगों से कि वो खुद सामने आ जाएं और जो ये स्प्रिंग्स है उनको साफ शफाफ बनाएं, ताकि पीने के पानी के हवाले से जो जराया है, आदि जखीरे जो हैं, ताकि वो महफूज रह सकें, ताकि हम अपना जो पानी है वो इस्तेमाल कर सकें। दूसरा ये कि जब हम यानी नल की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी टंकियों में पानी भरते हैं, जिस वजह से बाकी लोग जो है मुतासर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि डिपार्टमेंट की जो एहलकार है उन्होंने छापेमार कार्रवाई अंजाम दी है, ताकि ऐसे लोगों की जो मोटर्स है उनको जब्त कर दिया गया है। तो अब ये कहीं ना कहीं जो पीने की जो हम आबी जखायर है, वाटर रिसोर्सेज है, जो हम पोल्यूट कर रहे हैं, उनमें गंदगी डाल रहे हैं, तो उस वजह से आने वाले वक्त जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जब पानी ही का जखीरा ही खत्म होगा तो लोग फिर क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अब जो एमएलए भीड़वा उन्होंने वाजिया कर दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को कि वो वॉलंटियरली सामने आ जाए, जो यानी वाटर रिसोर्सेज हैं उनको साफ बनाए, उनकी जो गंदगी है वो वहां से हटाएं, ताकि जो ये वाटर रिसोर्सेज है हमारे, तो ताकि वो महफूज रह सके, ताकि हम पीने का साफ पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनीर, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं बारामूला के शौकत अली इंडोर स्टेडियम में आयोजित वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का सफलतापूर्वक समापन हुआ। भारतीय सेना और जिला खेल परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में 32 पुरुष और महिला टीमों ने हिस्सा लिया। खेलों को हाँ, नशे को ना थीम पर आधारित इस आयोजन ने युवाओं को खेलों और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया और 1 महीने से ज्यादा समय तक चले टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल भावना और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में खेल अधिकारियों, छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। आयोजन ने युवा सशक्तिकरण, नशामुक्त समाज और नागरिक सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, जहां तक मैं आपको बात करूं कि आज जो यहाँ पे बारामूला वॉलीबॉल लीग्स 2026 का जो यहाँ पे फाइनल मुकाबले क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है, सबसे पहले मैं डैगर डिवीजन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बारामूला की तरफ से कि वो आए रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है वो करा रहे हैं। और जहाँ तक आज की बात है, ये वॉलीबॉल की जो ये हो रही है आज क्लोजिंग सेरेमनी, इसमें हमारा जो है फीमेल्स का भी हो रहा है और मेल्स का भी हो रहा है। और मैं आज पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे जीओसी साहब जो है इतनी देर से वो दोनों टीम्स को जो है हौसला अफजाई करने के लिए
मुझे लगता है तकरीबन उनको यहाँ पे अभी पौना घंटा हो गया। सबसे पहले तो मैं एज एन वर्मुलियन, एज एन स्पोर्ट्स पर्सन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन आर्मी का और स्पेशली 46 RR का, जिन्होंने इतना बेहतरीन इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। तो आप खुद देख रहे हैं, मैंने इससे पहले भी कहा है कि कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। कश्मीर में जो भी हमारा टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, जहाँ से भी वो आते हैं, जहाँ से भी आप देखते हैं, पहाड़ों से आते हैं, टाउन से आते हैं, हर जगह से आते हैं। इनको क्या ज़रूरत है? इनको ज़रूरत है पॉलिश की, इनको ज़रूरत है गाइडेंस की, इनको ज़रूरत है एक्सपोजर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। और इसमें जो है इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा रोल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखेंगे, इवन जब हम अपने टाउन पे नज़र डालते हैं बारामूला में ही, तो कितना कंट्रीब्यूशन है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कितना कंट्रीब्यूशन है इंडियन आर्मी का, 46 RR का, जो हर जगह, हर ग्राउंड में, हर स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम हो या आउटडोर स्टेडियम हो, वहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन है। मैं इस फाइनल के लिहाज से, इस टूर्नामेंट के लिहाज से इंडियन आर्मी और 46 RR को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और अवंतीपुरा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज यानी कि IUST में स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक पर पवेलियन निर्माण की घोषणा की। वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने खेलों को छात्रों के सर्वांगीण विकास का अहम हिस्सा बताते हुए विश्वविद्यालय की खेलों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और इस फेस्टिवल के तहत एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में छात्रों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर जो अभियान चल रहा है यूनिवर्सिटी के जो चांसलर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सदारत में, और उसमें एक कड़ी इसको माना जा सकता है। जिस तरह से लोकल कम्युनिटीज़ को यहाँ कनेक्ट किया जा रहा है, VC साहब की लीडरशिप में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन डेवलप हो रहा है। और जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट किए गए हैं, उसको डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। वहीं बड़ी खबर आ रही, राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार जारी है। आज ऑपरेशन शेरोवाली का 13वां दिन है। मंजाकोट सेक्टर में घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ज्वाइंट ऑपरेशन है ये। गंभीर मुगलन और दोरीमल क्षेत्र में यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान लगातार जारी है। मंजाकोट सेक्टर के गंभीर मुगलन और दोरीमल के घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF संयुक्त रूप से घेरेबंदी और तलाशी अभियान चला रहे हैं। यह अभियान अब 13वें दिन में प्रवेश कर चुका है। सुरक्षा एजेंसियां जंगल के कठिन इलाकों में सघन सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार जारी है। आज ऑपरेशन शेरोवाली का 13वां दिन है। मंजाकोट सेक्टर के घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। मंजाकोट सेक्टर के घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। भारतीय सेना साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गंभीर मुगलन और दोरीमल क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान लगातार जारी है। मंजाकोट सेक्टर के गंभीर मुगलन और दोरीमल के जंगलों में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF संयुक्त रूप से घेराबंदी और तलाशी अभियान चला रहे हैं। शक्ति, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मंजाकोट सेक्टर, ये इलाका कैसा है और ऑपरेशन शेरोवाली तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। डिटेल में अपडेट। जी बिल्कुल, जो मंजाकोट का इलाका है राजौरी का एक जंगल से सटा हुआ इलाका है, बिल्कुल सरहद के करीब का इलाका है। और यहाँ पर इससे पहले भी पाकिस्तान द्वारा ये कोशिश की गई है कि यहाँ पर घुसपैठ करवाई जाए। तो अक्सर ये कहीं ना कहीं घुसपैठ करवाने वाला रूट भी पाकिस्तान यहाँ पर रहा है और यहाँ पर इससे पहले भी कहीं इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं। और ये जो दोरीमल का इलाका है, जहाँ पर ये जो मुठभेड़ जो है आज 13वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, वहाँ पर जो है वो घने जंगल है। तो घने जंगल के बाद एक बहुत बड़ा नाला है वहाँ पर, और वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो चट्टानों का सहारा लेकर आतंकी जो है वहाँ पर छुपे हुए बैठे हैं और जिनको पूरी तरह से घेरा हुआ है। हमारे सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से उन्हें घेरा हुआ है और वहीं पर उनकी मौजूदगी जो है वो पाई गई है, क्योंकि 2 बार जो है उनसे टाकरा भी सुरक्षा बलों का हो चुका है इन 13 दिनों के दौरान, और फायरिंग जो है वो भी हो चुकी है। और इस पर
यह है कि वहां पर जो है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या सेना के जवान हो, सीआरपीएफ के जवान हो और पैरा के जवान हो, ये पूरी तरह से इस मुस्तैदी के साथ इस ऑपरेशन को सरअंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं और उनको जल्द जो है मौत के घाट उतारने का प्रयास है इनका। इस तरह का स्थिति है वहां पर जी। इतनी भारी मात्रा में सर्च ऑपरेशन जब चलाया जा रहा है शक्ति और ऑपरेशन शेरोवाली से नाम दिया गया है, तो सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे थे कि ये कौन से टेररिस्ट आउटफिट से आतंकी हो सकते हैं और क्या कोई बड़ा आतंकी भी छिपा हो सकता है, कोई बड़ा कमांडर टेररिस्ट आउटफिट का, ऐसी भी कोई आशंका है? जी बिल्कुल, जो हमारे पास सूचना मिली है वो ये कहा जा रहा है कि लश्कर तोयबा के आतंकी और लश्कर तोयबा का एक कमांडर जो है वो भी यहाँ पर छुपा हुआ हो सकता है, क्योंकि इससे पहले राजौरी जिला में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, आतंकी वारदातें हुई हैं, उसमें ये नाम जो है वो सामने आए हैं कि लश्कर तोयबा की तरफ से जो है घटनाएं की गई हैं। और उसके बाद इस इलाका के मैं बात करूं तो राजौरी जिला के डहंगरी में जो है इंसिडेंट हुआ था, इसके अलावा राजौरी के कोटरंका में इंसिडेंट हुआ था, तो काफी इस तरह की वारदातें हुई हैं। उसके बाद बाटा दुनिया में सेना की गाड़ी पर जो है वो अटैक किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये उसी से सटा हुआ ये इलाका है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि हर बार जो है वो यहीं पर शरण लिया होगा आतंकियों ने, क्योंकि ये जो दुर्गम गने हैं, यहाँ पर घने जंगल हैं, ये जो इलाका है इतना कठिन इलाका है और यहाँ पर उनकी मौजूदगी जो है वो रही होगी और घटनाएं करने के बाद ऐसा माना जाता है कि आतंकी यहीं पर शरण जो है वो लिए हुए होंगे, क्योंकि वहां पर 2 हाईडोट भी सेना को मिले थे और जिससे ये क्लियर हो चुका था सेना को कि यहाँ पर उनकी मौजूदगी है, जिसमें कुछ खाने पीने का सामान, कुछ यूनिफॉर्म और कुछ दूसरा सामान जो है वो सेना के हाथ लगा था। और इससे ये जाहिर है कि ये दोनों लश्कर तोयबा के कमांडर हैं वहां पर और उनके साथ भी कुछ और आतंकी 3 से 4 आतंकियों की आशंका जो है वो सूत्रों के हवाले से हमें मिली है कि वहां पर हो सकती है। लेकिन अब ये देखना ये है कि कब तक इन्हें मौत के घाट जो है वो उतारा जाएगा। सेना के तमाम बड़े अधिकारी जो है वो नजर बनाए हुए हैं, पूरी तरह से इस मॉनिटर जो है वो कर रहे हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं जम्मू कश्मीर के त्राल के ऊपरी इलाकों जैसे कि सतोरा और आरीपुल और तथा पानपुर के वहाब साहिब और खारजों में भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे कि खड़ी फसलों और बगीचों को व्यापक नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों ने सरकार से मांग की है कि तुरंत सर्वे करके नुकसान का आकलन किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए ताकि उनकी आजीविका को राहत मिल सके। प्रशासन ने मौके पर स्थिति का जायजा लेने की बात कही और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। किसानों ने तत्काल राहत और फसल नुकसान की भरपाई की मांग दोहराई। वहीं राजौरी जिले में जंगलों में आग लगने की घटनाओं ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिले में अब तक आग लगने के 45 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी वजह से करीब 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। आग की घटनाओं से वन संपदा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार नजर रखी जा रही है और आग पर समय रहते काबू पाने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। विभाग ने लोगों से भी सतर्क रहने और सहयोग की अपील की है। जो हमारा फॉरेस्ट फायर सीजन है उसमें पिछले 1-2 हफ्ते में काफ़ी फायर इंसिडेंट्स जो है हमें देखने को मिले हैं। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारे 36 जो है हमारे जो इंसिडेंट टोटल हुए हैं वो अराउंड 45 के करीब इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें राजौरी और नौशहरा दोनों डिवीजन आते हैं। तो उसमें हमारा लगभग 50 हेक्टेयर के करीब जो एरिया है उसमें जो उसमें इम्पैक्ट हुआ है फॉरेस्ट फायर का। तो इसमें ऐसा है कि हमारे पास जो है 36 कंट्रोल रूम जो हमने बनाए हुए हैं और 12 जॉइंट कंट्रोल रूम हैं, जिसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, हमारी जो दूसरी विंग्स हैं, सोशल फॉरेस्ट्री, सॉइल कंजर्वेशन, सभी के लोग डिप्लॉय किए हुए हैं और अपनी तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से और बाकी जो हमारी अलाइड एजेंसी है उनकी तरफ से इतना कोशिश किया जा रहा है कि जैसे ही इंसिडेंट सामने आता है इमीडिएटली फायर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है।